सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। विषय है कार्यकुशल ना भी हो तो चलेगा, लेकिन लोग निष्ठावान होने चाहिए। ये बात बाबा साहब उन सभी के लिए महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो संगठन चलाते हैं, जो कोई राजनीतिक दल चलाते हैं, या राजनीतिक दल या संगठन के आप भी हिस्सा हैं। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपके लिए बेहद खास होने वाला है। और साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर मिशन को यदि आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक वॉच कीजिए। बाबा साहब यहाँ पर चेतावनी देते हैं कि यदि आपने हमारी ये बात नहीं मानी तो आने वाले समय में पेशवा युग देखने को मिलेगा, जब हमारे समाज के गले में हांडी थी और कमर में झाड़ू था। वो स्थिति वापस आ जाएगी अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं। आखिर बाबा साहब की कौन सी बात बाबा साहब कहना चाहते हैं जो समाज के लिए विशेष तौर पर अनिवार्य रूप से कहना चाहते हैं? तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आपको बात करना चाहिए अंत तक। इतना महत्वपूर्ण स्पीच होने के नाते बाबा साहब को यहाँ तक बाबा साहब कहते हैं कि हमें गोली से उड़ाने की धमकी दी गई। बाबा साहब कहते हैं कि मेरा कत्ल करने की भी धमकी दी गई, लेकिन उस संबंध में बाबा साहब ने एक अभूतपूर्व जवाब दिया। वो जवाब क्या है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में? अगर आप अंत तक वाच करेंगे तो निश्चित रूप से उस जवाब से भी हम वाकिफ कराएंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 पेज नंबर 3 से 7 तक, खंड 40 में अभी स्टार्टिंग ही है। कल पहला डॉक्टर अंबेडकर संदेश खंड 40 से लेकर हम उपस्थित हुए थे, आज दूसरा अंबेडकर संदेश है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। दिनांक 14 जनवरी 1946 के दिन सोलापुर में अथाह जनसागर के सामने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जोरदार भाषण दिया। इस भाषण में क्या कुछ बाबा साहब ने कहा, आइए अब हम आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब ने कहा कि अपने अस्पृश्य भाइयों और बहनों को चुनावों के संदर्भ में 2 शब्द कहने की मुझे वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा आग्रह किए जाने से मुझे बोलना पड़ रहा है। सम्मानित साथियों, और चुनावी भाषण जरूर हम कह सकते हैं, क्योंकि 1946-47 में ये वो दौर है 1945-46 का, जब ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जहां पर चुने जाने के बाद भावी संविधान का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। इतना अहम ये चुनाव है और इसलिए इस अहम चुनाव को बाबा साहब पूरी दमखम के साथ अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जरिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। सम्मानित साथियों, इसलिए आपसे हमारा निवेदन, बारंबार निवेदन है कि अंत तक वीडियो को आप जरूर वॉच करें। तब बाबा साहब कहते हैं कि मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है। यहाँ पर एक बात कहना हम जरूरी समझते हैं, वर्तमान में भी पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दरमियान यदि किसी राजनीतिक दल का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और ये भाषण जो 1946 14 जनवरी 1946 का है बाबा साहब का, इस भाषण का और वर्तमान में चुनाव हो रहा उसमें यदि कहीं किसी बिंदु को लेकर साम्य है, कोई चीज़ मैचिंग कर रही है, तो इसे महज एक संयोग ही माना जाए, क्योंकि हम 14 जनवरी 1946 के स्पीच को आपके समक्ष रख रहे हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और कहाँ कैसे इसको एडजस्ट करना है ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। बाबा साहब कहते हैं अपने समाज पर मुझे पूरा विश्वास है, पूरे अछूत समाज का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को समर्थन है, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। अस्पृश्य समाज किसी भी अन्य समाज की तुलना में ज़्यादा समझदार हुआ है, वह अपना हित अहित जानता है। हमारा संगठन इतना मजबूत है कि दिल्ली में बैठे बैठे मैं अगर इशारा करता हूँ तब भी मेरा पूरा समाज मेरे आदेश का निष्ठा के साथ पालन करता है। कुछ लोगों को आपत्ति है कि मध्य प्रांत की 6 सीटें कांग्रेस को कैसे मिल गईं। जवाब में मैं कहूँगा कि केवल मैदान में उतरना ही बाजी मान लेना नहीं होता। हम अस्पृश्यों का अभेद किला मुंबई प्रांत है, उसे अगर विपक्ष जीत ले तो हम पगड़ी उतारकर शरण आएंगे। जब बाबा साहब का आंदोलन मुंबई में अधिकतर हुआ है और इसलिए बाबा साहब मुंबई को अपना गढ़ मानते हैं। वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को
डॉक्टर अंबेडकर मिशन का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में बाबा साहब कहते हैं कि कांग्रेस का प्रचार आज हवाई जहाज, रेल, मोटर गाड़ियों के सहारे जोरदार तरीके से चल रहा है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि घमंड और बड़बोलेपन के साथ देश की सारी जनता अपने साथ है कहने वाले इन लोगों को हवाई जहाज में उड़ने की क्या ज़रूरत है? जब सारी जनता आपके साथ है तो आपको प्रचार प्रसार करने की क्या ज़रूरत है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप जरूर हिसाब लगा रहे होंगे कि जब 400 का नारा दिया जा रहा है तो वर्तमान में फिर प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? 400 तो पार ही हो जाएगा, सरकार तो बन ही जाएगी। बाबा साहब कहना चाहते हैं कि ये लोग पूरे देश को क्यों मत रहे हैं, क्यों इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं? चुनाव प्रचार के लिए मैं केवल 4-5 जगहों पर ही गया। मैं पूछता हूं कि जनता अगर कांग्रेस के साथ है तो यूं रुपया लुटाते हुए हवाई जहाज, रुपया और गाड़ियां लेकर पोतराज की तरह घूम क्यों रहे हैं? सम्मानित साथियों, उस समय सिर्फ एक ही राजनीतिक दल था। बाबा साहब के अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के समक्ष आज कितने दल हैं वो आप सभी वाकिफ हैं। और इतना यदि आप वाकिफ नहीं हैं तो हम समझते हैं कि आप चुनाव के प्रति, मतदान के प्रति जागरूक नहीं हैं, जो कि होना चाहिए। आने वाले चुनाव में आने वाला जो चुनाव है कोई बच्चों का खेल नहीं है। आगामी चुनाव एक संग्राम है, युद्ध है। कौरव पांडवों के युद्ध की तरह ही ये लड़ाई भी होगी। कौरव पांडवों का युद्ध टालने के लिए कृष्ण ने बीच बचाव किया, लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण को घमंड से कह दिया कि सुई की नोक पर लगी जितनी मिट्टी भी पांडवों को नहीं मिलेगी। युद्ध टालने के लिए सुलह कराने की कोशिश मैंने गांधी जी को खत लिखा। अपना मान सम्मान भुलाकर, अपने नेता होने को भुलाकर मैंने उन्हें खत लिखा। मैं नहीं चाहता था कि दोबारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसे हालात पैदा हों 1930, 31 और 32 में। मैं आपसी बैर बढ़ने नहीं देना चाहता, अपने समाज का हित चाहता हूं और दोनों राजनीतिक मांगों के सहारे समस्या हल करने की कोशिश की जाए। इसलिए मैंने गांधी जी को पत्र लिखा। तब मेरी सुलह की मांग को नकारते हुए उन्होंने कहा कि आपके और हमारे दृष्टिकोण में समानता नहीं है। मेरे खत लिखने से पहले यही गांधी जिन्ना के घर जाकर उनके साथ नज़दीकी बढ़ा रहे थे। मैंने सोचा कि अगर गांधी जिन्ना से मिलते हैं तो मुझसे भी मिलेंगे। गांधी जिन्ना के बीच कौन सा समान दृष्टिकोण था, ये तो कोई राजनीतिक विशेषज्ञ ही बता पाएंगे। राज्य केवल आपके अकेले की कमाई नहीं है, वह तो दोनों का प्रयास है। ऐसे में सुई की नोक बराबर इतनी मिट्टी भी पांडवों को नहीं मिलेगी कहने वाले दुर्योधन की तरह गांधी भी मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। गांधी की तुलना दुर्योधन से बाबा साहब ने कर दी। मेरे साथियों, ध्यान दीजिए इस बात को। बाबा साहब कहते हैं, समझौते की बातचीत खत्म होने के बाद कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि आप अपना पक्ष संभालिए। गांधी जब दुर्योधन की भूमिका स्वीकारते हैं तो अस्पृश्य समाज को भी अपना शौर्य, पौरुषत्व दिखाते हुए इस युद्ध में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवारों को जिताकर गांधी और कांग्रेस को डंके की चोट पर बता देना चाहिए कि आप अपना पक्ष संभालिए, हम अपना पक्ष संभाल लेंगे। बाबा साहब का ये चुनावी भाषण जरूर है, लेकिन आप इस बात को महसूस कीजिए, सधी हुई भाषा, ऐतिहासिक ज्ञान, जानकारी के साथ बाबा साहब अपना स्पीच देते हैं। यानी कि एक तरफ चुनाव का तो बाबा साहब चाहते ही हैं कि चुनाव जीता जाए और भावी संविधान में हम शिरकत करें, सजग भूमिका निभाएं, लेकिन साथ ही साथ अपने समाज को जागरूक भी कर रहे हैं। ऐसे स्पीच हैं बाबा साहब के, और ऐसा ही स्पीच आप सुन रहे हैं आज। भावी संविधान तय करते समय अछूतों का पक्ष हम ही मजबूती के साथ रखेंगे। इस बार के इलेक्शन सीधे साधे नहीं है। शिक्षकों का वेतन, खेती पर लगाम कम करना, बूंदी के लड्डुओं का खाना पाने का साधन नहीं है इलेक्शन। अंग्रेजों के चले जाने के बाद सत्ता किसके हाथ में रहेगी, ये भावी संविधान में इस इलेक्शन के जरिए तय करना है। और सम्मानित साथियों, आप जानते हैं इसी चुनाव के बाद भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है। इसीलिए बाबा साहब दूरदर्शिता के साथ ये बात कहते हैं। चुनाव के मौकों का फायदा उठाते हुए
कई खोखले घोषणा पत्र जारी हुए हैं, लेकिन उनमें कोई दम नहीं है। घोषणा पत्र में कही गई बातों पर बाद में अमल नहीं किया गया तो हम अस्पृश्य उनका क्या कर सकते हैं? हम अपना रोना लेकर किसके पास जाएंगे? ये लड़ाई सत्ता की है। रोटी के लिए किसी का मुंह ताकने की नौबत हमारे समाज पर ना आए। पेट पालने की समस्या हल हो, सम्मान के साथ हम जी सकें, इसके लिए सत्ता की जरूरत होती है। वही पाने के लिए हमारी ये लड़ाई है, यानी कि राजनीतिक सत्ता की लड़ाई बाबा साहब लड़ रहे थे मेरे साथियों। और बाबा साहब जानते थे इस बात को कि राजनीतिक सत्ता जब हमारे हाथों होगी तो हम सारी समस्याओं को हल कर लेंगे। रोटी कपड़ा मकान की हमें कोई चिंता नहीं रहेगी जब राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में होगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जो चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करता? अन्य सभी राजनीतिक दल करते हैं घोषणा पत्र जारी, लेकिन कौन सा चुनावी राजनीतिक दल है जो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए चुनावी घोषणा पत्र नहीं जारी करता, बल्कि वो कार्य करने में बिलीव करता है, जैसे कि बाबा साहब करते थे। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में ये आप महसूस कर रहे हैं। गांव का मुखिया या जमींदार अगर पिटता है तब भी अस्पृश्य की शिकायत की कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि पुलिस से लेकर कलेक्टर तक सब एक दूसरे के नाते रिश्तेदार होते हैं। दीवान भी उन्हीं की जाति का होता है। जीवन भर हमारा समाज क्या गुलामी में ही रहेगा? हमारी लड़ाई इसीलिए है कि जो अंग्रेजी राज में है वही भावी राज में न हो। बाबा साहब कहते हैं जो अंग्रेजों के शासनकाल में है, हमारे समाज पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को गुलामी है, और ये अगर भविष्य में बनी रहेगी तो बड़ा चिंता का विषय है। तब बाबा साहब कहते हैं कि जब तक हिंदुओं के हाथ में राजनीतिक सत्ता रहेगी तब तक गुलामी समाप्त नहीं होगी। इस चुनाव में हमारा दलित फेडरेशन वोट की भीख नहीं मांगता। हम चाहते हैं कि हम सबका भविष्य उज्जवल हो, इसलिए हम सत्ता चाहते हैं। अपने वोट के रूप में समाज हमें वो दे, उसे पाना हमारा हक है। अधिकार पूर्वक बाबा साहब बात करते हैं। इस बार अगर अस्पृश्य समाज जागा नहीं तो पेशवा युग की तरह फिर अस्पृश्यों को कमर में झाड़ू और गले में थूकने के लिए मटका बांधने की नौबत आ जाएगी। दलित फेडरेशन द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार केवल एक बहाना है। उम्मीदवार से निजी मतभेद, अदावत आदि को भुलाकर दलित फेडरेशन के उम्मीदवार को वोट दें, और याद रहे कि उसे वोट देना दलित फेडरेशन को वोट देना है। मान लीजिए कि फेडरेशन के उम्मीदवार के रूप में खुद मैं खड़ा हूं। बाबा साहब कहते हैं कि दलित फेडरेशन, अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को अगर आप वोट करते हैं किसी भी कैंडिडेट को, तो आप मान लीजिए कि बाबा साहब को वोट कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं, ये बात बाबा साहब कहते हैं। ऐसे समाज को जागरूक करते हैं, समाज को मोटिवेट करते हैं। बाबा साहब कहते हैं विधिमंडल में ब्राह्मण और बनियों के कंधों से कंधा मिलाकर 15 से 20 अछूत सम्मान के साथ उठ बैठ सकेंगे। इस स्थिति तक मैंने आपको पहुंचा दिया है। इस अटूट संगठन को मिट्टी सीमेंट लगाकर मैं मजबूत करना चाहता हूं। हमें अपने इस किले को अभेद रखने की हर संभव कोशिश करनी होगी। हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर अगर हम पर हमला करें तब भी ये किला अभेद रहेगा, उसे चोट ना पहुंचे उसकी पूरी व्यवस्था मैंने की है। किसी के निजी दोषों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अस्पृश्यों में मतभेद है, ये कहकर हमारे विरोधी हम में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। मुंबई के प्राथमिक चुनाव में बहुसंख्यक महार मतदाता होने के बावजूद चमार उम्मीदवार को खड़ा कर हमने उसे जिताया। कांग्रेस का टिकट हो तब भी ब्राह्मण मतदाता ब्राह्मण उम्मीदवार को और मराठा उम्मीदवार को अपना वोट देते हैं। लेकिन हमारे फेडरेशन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हम तुम्हें मिनिस्टर बनाएंगे, ये वो काम करेंगे, फला देंगे आदि कई तरह के प्रलोभनों को किनारे कर हमारा समाज फेडरेशन के साथ है। ये अब साबित हो चुका है। हमारे उम्मीदवार के खिलाफ कई तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, लेकिन ध्यान रखें हमने कड़ी परीक्षा के बाद ही उम्मीदवारों को चुना है। हमारे सभी उम्मीदवार सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं। मुंबई असेंबली में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का कामकाज 2 साल 7 महीनों तक चला। तब स्वतंत्र मजदूर संघ के 15 निष्ठावान सदस्यों ने किसी से हार नहीं मानी। उन्हें फुसलाने की महती कोशिश की गई, लेकिन हमारे 15 लोग मतभेद के बावजूद अनुशासन में
राजनीति में सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान बने रहे। सामान्य साथियों, 1937 में जब पहला इलेक्शन हुआ था तो पहले इलेक्शन में बाबा साहब के दलित फेडरेशन, अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उस समय स्वतंत्र लेबर पार्टी हुआ करता था, इसके तहत 15 लोग चुनाव जीते थे। मुंबई प्रांत में 15 लोग चुनाव जीते थे और उन्हीं 15 लोगों, जबकि सरकार कांग्रेस ने बनाई, पूर्ण बहुमत के साथ बनाई, लेकिन कोशिश किया गया कि 15 जो सदस्य हैं जो चुनकर आए हैं बाबा साहब की पार्टी से, राजनीतिक दल से, तो वो कांग्रेस में मिल जाएं। लेकिन वो 15 कैंडिडेट बहुत ही कैडराइज थे, मिशनरी थे, और इसलिए उन्होंने इस बात का, निष्ठा का परिचय देते हुए बाबा साहब उसी बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि किसी संगठन को चलाने के लिए कोई व्यक्ति विद्वान, कार्यकुशल लोग ना भी हो तो कोई हर्ज नहीं है, चलेगा, लेकिन लोगों में निष्ठा होना जरूरी है। ज्ञान की कमी पूरा करने के लिए मैं हूं। आज जैसे कि जिस संगठन के माध्यम से आप डॉक्टर अम्बेडकर संदेश सुन रहे हैं, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाजका के माध्यम से, यदि आप आवाजका में निष्ठा रखते हैं, आप निष्ठावान हैं, तो मैं आपको बधाई देता हूं, मंगल कामना करता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आवाजका की सदस्यता को जरूर ग्रहण करते रहें। जो बिक सकता है लालच का शिकार हो सकता है, उसके होने का कोई फायदा नहीं। अपने पर और भावी पीढ़ी पर आने वाले संकटों को दूर कर भावी पीढ़ी की राह आसान करना अपना कर्तव्य है। हमारे पुरखे पिछले 2000 सालों से चुपचाप गुलामी सहते आए हैं, क्या हम भी उसी गुलामी को चुपचाप सहते रहेंगे? जनता का आवाज आता है, नहीं। हर पीढ़ी का ये कर्तव्य है कि अगली पीढ़ी का राह की कठिनाइयों को हटाने की भी कोशिश करें। बहुत बड़ा कोटेशन यहां पर है सामान्य साथी। हर पीढ़ी के लिए बाबा साहब का ये कोटेशन हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। हर पीढ़ी का क्या कर्तव्य है, ये प्रश्न है हमारा आपसे। तब बाबा साहब कहते हैं अगली पीढ़ी की राह की कठिनाइयां जो हैं, उन कठिनाइयों को हटाने की हम कोशिश करें। ये हमारी पीढ़ी का, वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य है। और आने वाली जब पीढ़ी होगी तो वो अगली जनरेशन की बात करेगी। बाबा साहब आगे कहते हैं मुसलमानों को जो पाने के लिए 20 सालों तक कोशिशें करनी पड़ी, वो हमने 2 सालों में हासिल कर लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आजकल दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरी टेबल पर एक घंटी है, उस घंटी को बजाते ही मेरा चपरासी मेरे सामने जिस प्रकार हाजिर होता है, बिल्कुल उसी तरह दिल्ली से मैं जब स्विच दबाता हूँ तब मुंबई में तुरंत रोशनी होती है। मेरा आत्मविश्वास झूठा नहीं है, बिल्कुल सच्चा है, वास्तविकता की नींव पर खड़ा है। कल का मुंबई का इलेक्शन देखिए, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के भंडारे को 12,899 और देव रुक्कर 11,334 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को धूल चाटनी पड़ी। मुंबई का इलेक्शन भारत के इलेक्शन में हमेशा याद किया जाएगा। लोगों को लगता है कि मुस्लिम लीग संगठित है, मुस्लिम लीग के ज़्यादा उम्मीदवार चुनकर आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि फेडरेशन की ताकत मुस्लिम लीग से भी अधिक संगठित है। उसकी एक वजह भी है, मुस्लिम घेरे के अंदर हैं और हम घेरे के बाहर हैं। बाहर रहते हुए भी हम दुश्मन को बुरी तरह मात दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में अस्पृश्यों को राजनीति की समझ नहीं है, ये कहना पूरी तरह मूर्खता है। आज झगड़ा किस बात पर है? अंग्रेज इस देश से जब चले जाएंगे तब कौन राज करेगा? हिंदू, मुसलमान, या फिर हिंदू और मुसलमान मिलकर? हमें कई तरह के लालच दिए जाते हैं, लेकिन असली लड़ाई किस बात की है, ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए। हमारी लड़ाई सत्ता के लिए है। हम सत्ता चाहते हैं, हम हिंदुओं का राज नहीं चाहते, हम भीख नहीं चाहते, हम सचमुच का स्वराज चाहते हैं। हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। मुसलमान जो मांगते हैं कांग्रेस उन्हें देती है। मुसलमानों की आबादी 25% है, उन्हें 33.5% सीटें मंजूर हैं। अब वे 50% की मांग करते हैं। शिमला परिषद के दौरान उनकी ये मांग भी मंजूर करने के लिए कांग्रेस तैयार थी। और हमारे वाजिब हक के बारे में कांग्रेस ने क्या कहा? अस्पृश्यों को हम सुई की नोक के बराबर मिट्टी भी नहीं मिलेगी, ये कांग्रेस का कहना था। पेशवाई को फिर आने नहीं देना चाहते हो तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा। मुंबई असेंबली के लिए मैंने आपके जिले में जीवाप्पा आयदाले को चुनाव में खड़ा किया है। जीवाप्पा केवल निमित्त मात्र हैं, मैं ही सब कुछ हूं, मुझे वोट दें। यानी कि बाबा साहब कैंडिडेट को जो मोटिवेट कर रहे हैं, कैंडिडेट जिस कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं,
तो बाबा साहब कहते हैं उसे आप कैंडिडेट ना माने, हम स्वयं कैंडिडेट हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ, मांग और भंगियों के साथ मैं खाना खाता हूँ, जातिवाद का मैं कट्टर दुश्मन हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपसी जातिवाद जल्द से जल्द मिट जाए। ब्राह्मणों द्वारा यह जातिवाद फैलाया गया, पैदा किया गया है। मेरे फेडरेशन में जातिवाद को हमेशा के लिए समाप्त किया गया है। मांग, भंगी, चमार आदि सभी के साथ मैं समानता से पेश आता हूँ। महार जाति में पैदा हुआ ये मेरा दोष नहीं है। मुंबई में 90% महार थे, लेकिन मुंबई में चमार समाज के देव रुककर को मैंने खड़ा किया है। बढ़ई को वोट देगा, कासार मनिहार कासार को वोट देगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सबको अपना वोट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार को देना चाहिए। दूसरा उदाहरण, नासिक में 90% महार हैं, लेकिन वहाँ म्यूनिसिपैलिटी चुनाव में मैंने भंगी को खड़ा किया, महारों ने उसे जिताया। खानदेश में एक मांग उम्मीदवार को टिकट दिया गया था। दुर्भाग्य से रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। नॉमिनेशन पेपर दर्ज करने के लिए तय समय पर उपस्थित नहीं रह पाए। 2 माह पूर्व अपने 30 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेजा। उनमें मांग, चमार, ढोर और भंगी भी हैं। यानी कि जो 30 छात्रों को बाबा साहब ने 1945 में विलायत अर्थात लंदन पढ़ने के लिए भेजा, उसमें मांग, चमार, ढोर और भंगी भी हैं। मैं जातियों के बीच भेदभाव नहीं करता। बाबा साहब कहते हैं कि वीजापुर, अहमदनगर, बेलगांव, इन 3 जगहों पर जाना मेरे लिए संभव नहीं है। भारत के सभी प्रांत मुझसे ये कहते हैं कि आप अभी तक हमारे यहाँ क्यों नहीं आए, सवाल करते हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मुंबई के इलाके में चौंकाने वाला राजनीतिक विकास हुआ है। लगता है यहाँ बीजापुर जिले से भी कुछ लोग आए हुए हैं। वे काले को वोट अपना वोट दें और अहमदनगर के मतदाता रोहम को वोट दें। मृत्यु का भय किसे है? एक गुर्डे मरा तो क्या हुआ, घायल अन्य 300 लोग मरे तो भी क्या? तुम्हें गोली से उड़ा देंगे, तुम्हारा कत्ल कर देंगे। जैसी धमकियों वाले गुमनाम खत न आए हों, ऐसे मेरे लगातार 6 महीने नहीं गुजरते। सोचिए सम्मानित साथियों, आपको अगर ऐसी धमकी मिले तो आप कितना परेशान हो जाएंगे, कितना विचलित हो जाएंगे आप। और हो ना हो, इस तरह की धमकियां मिलने के बाद आप अपने मार्ग से, जिस मार्ग पे आप आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर मिशन को आगे ले जा रहे हैं, हो ना उससे आप पथ भ्रमित हो जाएं, उस पथ से आप हट जाएं, अपने आप को शिथिल कर लें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, अगर आप संघर्षों के आदी हैं, तो मुझे लगता है अगर बाबा साहब को इस तरह की धमकियां, जो गोली से उड़ाने की या उनका कत्ल करने की धमकियां जो मिलती थीं, तब बाबा साहब कहते हैं 6 महीने नहीं गुजरते हैं कि इस तरह की धमकियां मुझे मिलती हैं। बावजूद इसके बाबा साहब कहते हैं कि इन चुनावों में सबको चाहिए कि वे निडर रहें और गुलामी खत्म करने के लिए फेडरेशन के उम्मीदवार को ही अपना वोट दें। यानी कि निडर रहने की सलाह बाबा साहब देते हैं, संदेश देते हैं, और यही संदेश हम सभी को समाज के बीच पहुंचाना है कि कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, कितने भी कांटे हों रास्तों में, लेकिन हमें आगे बढ़ते जाना है। ये अखिल अस्पृश्य समाज की लड़ाई है, पूरे भारत की अस्पृश्य समाज की लड़ाई है, ये बात ध्यान में रखें। बिगुल बजने पर सेना में जिस प्रकार सभी सैनिक इकट्ठा होते हैं, उसी प्रकार हर स्त्री पुरुष को पोलिंग बूथ पर जाकर अपने उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। सम्मानित साथियों, आज हमारा विशेष निवेदन है, लोकसभा चुनाव 2024 ये समय चल रहा है। आज जब हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 19 अप्रैल है और 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का पहला चरण का वोट पड़ चुके हैं जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आने वाले चरणों में आप संकल्पित हों, ये संकल्प लें कि आप मतदान जरूर करेंगे। पहले मतदान फिर जलपान, इस तरह के संकल्प आपको रखना होगा। यदि वास्तव में आप स्वयं की शासन सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, स्वयं की मन मर्जी की शासन सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, और आप जानते हैं राजनीतिक सत्ता सभी समस्याओं की एक तरह से चाबी है। यदि राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में होगी तो वो सभी समस्या रूपी तालों को
खोल सकती है। इसलिए हमारा निवेदन है कि मतदान जरूर करें। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अग्रिम मंगल कामनाएं करते हुए आज बाबा साहब का पहला प्रश्न अंबेडकर संदेश का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितने छात्रों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा है, और इसी का प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए। बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिक सेंटर बनाने की, जो निर्माणाधीन है। सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में कुछ इस तरह का वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। आप भी अपना मूल्य योगदान दिए गए अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को आप जन जन तक जरूर पहुंचाएंगे। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।